सुनील जी, क्या लगता है आपको, चुनौती खत्म हो गई या चुनौती की अब शुरुआत हुई है? क्योंकि किसानों से जुड़े हुए 3 कानून भी लेकर आए थे ना, बवाल इतना हुआ कि फिर कहना पड़ गया कि तपस्या में कमी रह गई। अभी हमने देखा जुमे की नमाज के बाद कितने सारे प्रदेशों में, बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, हर जगह पर मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस, डीएमके, MIM, आम आदमी पार्टी सब पहुंच गए हैं। तेजस्वी कह रहे हैं सरकार हमारी बनने दीजिए, कूड़ेदान में डाल देंगे इस बिल को। चुनौती खत्म या चुनौती शुरू? देखिए कालरा साहब, यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभी अपनी हठधर्मता के साथ कुछ भी नहीं कर सकते इस देश में। उससे ऊपर भी इस देश में न्यायालय हैं और नियम और कानून बनते हैं, तो निश्चित तौर से आप मान के चलिए कि उसकी न्यायालय भी समीक्षा करता है। तो इसमें ये तो कह नहीं सकते कि साहब सरकार बेलगाम हो गई, सरकार हिटलर हो गई, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। नहीं, संसद से पास कानून कूड़ेदान में डाल सकते हैं तेजस्वी यादव? ये तो गलत शब्दों का उपयोग है, मैं इसको नहीं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ सकते हैं, तो तेजस्वी कूड़े में भी डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? मैं उसको भी गलत मानता हूँ। जब लोकतांत्रिक तरीके से हमको इतने अधिकार दिए गए हैं कि यदि सरकार ऐसा कानून लेकर के आती है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष हम लोग जा सकते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय उसकी समीक्षा करता है। तो जब संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, तो मुझे लगता है कि जहां आप लोकतंत्र की बात करते हैं, विश्व में दुहाई देते हैं अपने लोकतंत्र की, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा, सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा, तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें रखने का अधिकार है। यदि विपक्ष वक्त बोल पर माननीय उच्चतम न्यायालय गया है या जाएगा, उसका स्वागत होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय अपनी टेबल पर परखेगा क्या वास्तव में किसी के अधिकारों का हनन हुआ है, क्या कुछ ऐसा एक्ट में है जहां लगता है कि संविधान में किसी को अधिकार दिए गए हैं वो छूट रहे हैं या उनके अधिकारों को रोका गया है, तो जरूर आदेश करेगा। लेकिन केवल अब राजनीति के लिए यदि इसमें यह शब्द छुपा है कि मुसलमानों से संबंधित बिल है, तो हम माननीय न्यायालय जाएंगे। ट्रिपल तलाक पे आप क्या हुआ, माननीय न्यायालय गए, नहीं सीए पे भी गए, नोटबंदी में भी गए, 370 पे भी गए, सब में जाते ही है, छूट तो यही जाने की कौन मना करता है? केवल मुझे लगता है परपाटी नहीं होनी चाहिए विपक्ष की। क्या परिपाटी क्यों नहीं होनी? उनको अगर लगता है कि गैर संवैधानिक है तो जाए ना, छूट है। देखिए जब से मैं 30 साल की तो बात कर रहा हूं, 30 साल से पहले की बात तो मैं नहीं कर सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक भी तो हुआ ना इसी में। देखिए 30 साल की मैं बात कर रहा हूं कालरा साहब, पहली बार मैंने संसद को इतने बड़े अच्छे तरीके से चलते हुए देखा और तमाम मैंने मित्रों से बात की, अधिकतर मित्र टीवी पर चिपके हुए थे, जैसे लग रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है। ये इतना अच्छा मुझे फील आ रहा था, मुझे लगता है कि लोगों को भी आला होगा कि सत्ता पक्ष भी अपनी दलीलें दे रहा था और विपक्ष भी अपनी दलीलें दे रहा था और पूरा देश अपनी आंखों से देख भी रहा था, सुन भी रहा था। और बहुत अच्छी चीजें मुझे लगता है सत्ता पक्ष ने भी रखी और विपक्ष ने भी रखी। नियम कानून के दायरे में जो बातें हो सकती थी, मुझे लगता है संसद के पटल पर हुई। हंसी मजाक भी हम लोगों ने देखी, तमाम मुद्दे पर हंसी मजाकें भी हुई, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जब से संसद चली इस बिल को लेकर के देर रात्रि तक बड़ा ही डीपली जाकर के सत्ता पक्ष ने भी बातें कही और विपक्ष ने भी बातें कही। मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश ऐसी छूट गई है जहां विपक्ष ने कोई सवाल किया हो, उसका सत्ता पक्ष ने जवाब न दिया हो। हर बात का जवाब सत्ता पक्ष के पास था। लेकिन फिर भी यदि सत्ता विपक्ष को यह लग रहा है कि मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। और मुझे लगता है सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, तमाम एनजीओ काम करते हैं, पराये राजनीतिक दलों के, यदि वो सिविल सोसाइटी के लोग जाते तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होता। क्योंकि देश की संसद ने यदि कोई कानून बनाया है तो देश की संसद ने ही उसको अधिकार दिया है और देश के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। नहीं, जैसा शिवसेना यूबीटी ने कहा, संजय राउत ने कहा, भाई हो गया जो होना था, रख दी बात सदन में, फाइल क्लोज हो गई, हमारे लिए कर लिया हमने जो करना था। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना यार, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि यदि लग रहा है तो माननीय उच्चतम न्यायालय जाएंगे, परखेगा वो अपनी टेबल पर क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये सब के कूड़ेदाने में हम फेंक देंगे, पूछ लेते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि हमारा सत्ता पक्ष आएगा तो हम इसको बिल्कुल पलटिए आप।
यदि आपके पास नहीं, बहुमत तेजस्वी होगा। बिहार में सरकार बनाकर कैसे पलट लेंगे, मैं समझा नहीं, वक्त बिल को पलट कैसे देंगे? तेजस्वी की नहीं, मैं ममता बनर्जी ने जो कहा कि यदि तो इस साल चुनाव तो बिहार में ही, जहां तक मुझे पता है, लोकसभा का तो है नहीं इस साल। भाजपा की सरकार जाती है और हमारी सरकार आएगी। ये वही हो गया जैसे जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कहते थे सरकार बनने दीजिए 370 वापस ले आएंगे, सरकार बनने के बाद कहा कि हमें पता है 370 तो वापस नहीं आ सकती। ये तो तेजस्वी जी बता सकेंगे, जयंत जिज्ञासु है ना, उनसे पूछ लेते हैं, उनको लग रहा है कि अगर कूड़ेदान में डाला जा सकता है बिहार में सरकार पलटने से, ऐसा संभव है क्या जयंत जी? नहीं, हम कह रहे हैं कि जब भी हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, वो जो भी कानून लोगों के हितों का हनन करेंगे उसमें हम बदलाव करेंगे। और लोकोपयोगी उसको बनाने की कोशिश करेंगे, यही तेजस्वी जी का आशय था। अच्छा, केंद्र में सरकार बनाने की बात कर रहे हो, मुझे लगा शायद बिहार में सरकार बनाकर कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं। ना, ऐसा अब आप पता नहीं कैसे आप उसको, भाई इसी साल में बिहार का चुनाव है और इसी साल में वो कह रहे हैं कि अभी हमारी सरकार बन जाएगी तो कूड़ेदान में डाल देंगे। क्यों नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? हम तो सत्ता के करीब जाते जाते रह गए ना। और दूसरा देखिए, इस सरकार की एक ही नीति है और बड़ी स्वीकृत नीति है, बेचो। और ये वाजपेयी जी के जमाने से एक अलग से विनिवेश मंत्रालय बनाया, अरुण शौरी जी को मंत्री बनाया, और लुटियन में आप देख लीजिए ना, उतने बेशकीमती होटल को औने पौने दाम में बेचा। और उसका आप विस्तार देखेंगे उत्तर प्रदेश में, सीपी की तर्ज पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, उसको लागत मूल्य से भी कम पर अजय सिंह बिष्ट जी ने बतौर मुख्यमंत्री उसको बेच दी। तो अब चूंकि देश की बहुतायत संपत्ति ये बेच चुके, दे चुके अपने उद्योगपति मित्रों को, तब इनकी नजर जो है पड़ी वक्फ बोर्ड की जमीन पर। हम भी कह रहे हैं कि ये धार्मिक मामलों में दखलंदाजी से कहीं ज्यादा जो उनकी संपत्ति है, जो अच्छे उद्देश्य के लिए वहां कार्य होते रहे हैं और आगे भी होने की संभावना जहां पर थी, उसको ये उद्योगपति मित्रों को देंगे उसके संचालन के लिए और उसके कारोबार के लिए। मुंबई में देखा है हमने कि जो अनाथालय की जमीन पर कैसे अंबानी की बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। अब वो सब जो है उसको इम्यूनिटी मिल गया, अब उसको कोई ढा नहीं सकता, वहां तो बुलडोजर चल नहीं सकता। तो इसलिए जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, पसमानदा है, इन तमाम लोगों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक इस तरह के उन्नयन के लिए जो सत्प्रयास किए जाने हैं, उस पर एक कुठाराघात है। और आज मैं देख रहा था कि ये आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें, हाँ भाई, अब तो उसका क्रिश्चियन की जमीन पर, और कितना है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल ये लोग लिख रहे हैं, वह छप रहा है। तो अब इनका जो है कैथोलिक चर्च और तमाम जगहों पर गिद्ध दृष्टि है और ये ठीक नहीं है।